पर थोड़ा समय की कमी और थोड़ा संस्थान में जो व्यस्तता है उसके कारण और थोड़ा परिवार में बीमारी के कारण मैं बहुत वो प्रेजेंटेशन पूरा तो नहीं बना पाया। पर आशा देखते हैं उसको बाद में कर पाए। पर जो मुद्दों बातचीत करनी उन सब पे मैं प्रयास करूंगा, कुछ करेंगे। आज जो संदीप ने जैसे बात रखी, जो ये पहल है, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक पहल है। और शिविर के बाद अक्सर एक चीज हम सब में आती है कि हम जिन शब्दों से बहुत परिचित हो जाते हैं, उन शब्दों को जब हम बाहर जाके बात करना शुरू कर लेते हैं तो लोग सडनली हमसे रिलेट नहीं करते हैं, ऐसा उनका फीलिंग आता है। तो जैसे सामान्य रूप में मैं शिविर करने के बाद जाके अपने दोस्तों से कहता हूँ, देखो हर मानव तो सुखी होना चाहता है ना। ये बोलते ही कई दोस्त को मेरे अलग अलग परिवेश में अलग अलग शब्द होते हैं। पूछता कि मेरे कई दोस्तों को लगा कि यार ये अचानक जो ये बोल रहे हो ना, ये बात क्लिक नहीं हो रही। तो अभी किस लेवल पे क्लिक नहीं हो रही? अर्थ लेवल पे क्लिक नहीं हो रही, भाव लेवल पे क्लिक नहीं हो रही, कि शब्द लेवल पे क्लिक नहीं हो रही। इसको हम अलग अलग लेवल पे पहचान सकते हैं। ज्यादातर जो होता है कि एक तो व्यक्ति व्यक्ति में अगर संबंध ठीक है, तो कई बार जब हम ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं जो अभी तक हमारे बोलचाल में या उस व्यक्ति के संबंध में नहीं थे, तो वो व्यक्ति को नए शब्द का इनपुट, नए शब्द का आना एक कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट लगता है। तो पहले वो उससे ही थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं या थोड़ा वो हो जाते हैं कि ये शब्द क्या है। तो हो सकता है शिविर के पहले मैंने बोला होता हर आदमी खुश होना चाहता है, अब मैंने बोल दिया हर मानव सुखी होना चाहता है। तो मानव मेरी शब्दावली में शायद इतना नहीं था, या सुखी नहीं था, खुश और आदमी ज्यादा था। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक के अलग अलग परिवेश से अलग अलग हो सकते हैं। और कई बार एक स्ट्रगल भी रहता है, जैसे जैसे हम समाज में काम करना शुरू करते हैं, तो एक सार्थकता शिविर के बाद आ जाती है कि जीवन विद्या के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ हमारी बातचीत और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है ना। तो अभी कुछ देर के बाद तो जीवन के सूक्ष्म मुद्दों पे हम ये भी बात कर लेंगे कि बुद्धि आत्मोन्मुख है कि विमुख है, और हमको एग्जैक्टली पता है कि वो व्यक्ति किस क्रिया पे कहाँ पे बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शब्द और अर्थ का एक क्रम है, उनका एक एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। और कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है जहाँ पे सबसे बड़ा गैप आता है, वो ये आता है कि जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिस अर्थ से मैं उसको इंगित मैं जिस अर्थ को मैं इंगित करना चाहता हूँ, इंडिकेट करना चाहता हूँ, और सामने वाला जो शब्द सुनता है और उसका अर्थ जो वो समझता है, उसमें एक गैप होता है। तो दो परिवेश हमको जीवन विद्या के कुछ साल बाद आसानी से दिखते हैं। एक है जहां हम लोग जीवन विद्या शिविर कर चुके हैं, हम सब जीवन विद्या को जानते हैं। हम साक्षात्कार बोलते हैं, मध्य दर्शन बोलते हैं, जागृति बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, परिमार्जन बोलते हैं। हमको ब्रॉडली क्लियर है कि दूसरा व्यक्ति को स्पष्ट हो गया कि मैं किस जगह की प्लेसमेंट कर रहा हूँ। दूसरा है जब मैं इस दुनिया से बाहर जाके बाहर की दुनिया से बात करता हूँ, और तब जब बात करता हूँ तब यही शब्द जिसको मैं 2 3 साल 15 साल बहुत लगाए इनके अर्थों को करने में, अब इनको मैं एक समाज के सामने कैसे प्रस्तुत करूं जो जिनकी शब्दावली में शायद बहुत सारे शब्द हो भी ना। जैसे जागृति बोल दें, हम अनुभव बोल दें, मोक्ष बोल दें, तो उसमें कहीं पे भौतिकवाद कहीं पे झलकेगा, कहीं पे आदर्शवाद झलकेगा। कुछ कुछ परिवेशों के लिए शब्द बहुत फेमिलियर है, कुछ कुछ परिवेशों के लिए नहीं है। तो ये एक चैलेंज, ये एक रहता है। तो एक बड़ा मुद्दा आता है कि हम समाज के साथ कैसे बात करें। आप सबकी गोष्ठियां कई टाइम से चली रही हैं और मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे एकेडमिशियंस और बाकी सब ने कई सारी बातें रखी दी होंगी। हाँ, तो और हो सकता है कुछ रिपीट भी होगी होंगी। मैं अपने अनुभव से कुछ मुद्दों को रख रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन में मुझे पहला स्टेप लगा कि ये इस बात से अवगत हो जाना कि शब्द माध्यम है कि लक्ष्य है। और मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट लर्निंग एज ए कम्युनिकेटर मेरी रही है, चाहे हम कोई भी मीडियम लें, वर्ड लें, एक पेंटिंग लें, चाहे एक फिल्म लें, चाहे एक डॉक्यूमेंट लें, चाहे एक कविता लें, तो मैं देखें कि एक्चुअली ये सब माध्यम है, जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के पीछे एक्सप्रेस हम किस चीज से करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन हम करना चाह रहे हैं या तो अपने भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं या अपने विचार को व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो भी हमारी कल्पनाशीलता में आ रहा है। मुझे लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप देख पाना कि वो एक माध्यम है और उसके पीछे मेरा कुछ, उस माध्यम को यूज करके मैं कुछ और कम्युनिकेट करता हूँ। अगर ये वाला मुझे क्लियर हो जाता है, तो मुझे लगता है समाज से बात करते समय एक बड़ी एक फ्रीडम हो जाती है कि हम उस वर्ड को यूज करने के बंधन से थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और हम उस परिवेश के अनुसार, चाहे एकेडमिक जगत हो या चाहे भौतिकवाद का जगत हो या चाहे हम किसी आदर्शवाद की जगत की बात करें,
तो एक उदाहरण के तौर पे जब हैप्पीनेस करिकुलम बना रहे थे, तो एक शब्द जो बहुत आजकल चलता है वो एम्पैथी है। एम्पैथी यानी जिसको एक लेवल पे हम स्नेह और सहयोग प्रवृत्ति के बीच की बात दर्शन में कह सकते हैं। तो दो हम उम्र लोगों के बीच में या दो लोगों के बीच में, चाहे वो साथ काम करते हैं चाहे वो साथ रहते हैं, उनमें ये भाव होना कि एक संवेदनशीलता का भाव होना कि दूसरा मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूँ, मैं भी गलत हूँ वो भी गलत है, मैं भी सही हूँ वो भी सही है। और इसको इसको देख पाना, इसको कह रहे हैं एम्पैथी, टू एम्पैथाइज विद समवन एल्स। जब हम शुरू में हैप्पीनेस करिकुलम कर रहे थे तो हम बार बार कह रहे थे कि एम्पैथी अलग है और स्नेह का भाव अलग है। तो और मुझे लगा कि वहीं पे थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हुआ है। तो फिर और मुझे लगा कि उस व्यक्ति से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, और हम जब तक वो व्यक्ति हमारे शब्द को यूज नहीं करता, हमको नहीं लगता कि उसने हमारे अर्थ को समझा है। तो फिर हम उसके एम्पैथी को खोलना शुरू कर दें कि उसका अर्थ क्या है, और स्नेह को खोलना शुरू कर दें कि इसका अर्थ क्या है। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा कुछ रियलाइजेशन हुआ और इसको थोड़ा सा बदला। जी, कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, वो गलती से कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं? ठीक। तो फिर मुझे लगा कि मैं ये क्यों नहीं फोकस कर रहा कि वो क्या अर्थ कहना चाह रही हैं, और वो मेरे समझ में वो अर्थ कहाँ प्लेस होता है। तो तब मैं ओपन हुआ, और तब मुझे लगा कि फीलिंग के लेवल पे, भाव के लेवल पे या मीनिंग के लेवल पे मैंने पहले चीजों को पहचानना शुरू किया। फिर बैक ट्रैक करके देखा कि वो किस शब्द को यूज कर रहे हैं, मैं किस शब्द को यूज कर रहा हूँ, और फिर थोड़ा कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन हो पाया। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ जीवन विद्या का कोई भी उनका कांटेक्ट नहीं है और हमारा है। तो मेरे लिए ऐसे करके कुछ काफी सारी लर्निंग्स रही। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट या एक प्रक्रिया जिसपे हम सब पे अभी काम करना शुरू करना है, आप सबने कर लिया, बहुत ही अच्छा है। कि हम अभी जब बाहर जाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे, है ना। इसलिए परिचय शिविर की आप देखेंगे भाषा अलग है, अध्ययन शिविर की भाषा अलग है। उसी तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों की भाषा अलग रहती है, एकेडमिक जगत की अलग रहती है। तो आज इसी संदर्भ को यूज करते हुए मुझे लगता है कि जो पहला दो तीन चीज ही कर पाएंगे, बहुत समय तो नहीं है। तो एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो शब्द और अर्थ है, और उसी के चलते कुछ मैं एक एक्टिविटी करता हूँ आप सबके साथ। और सरल सा एक्टिविटी है, कुछ में से आप लोगों ने किया भी होगा, पर एक बार कुछ इनपुट आ जाए तो उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। जी। तो मैं एक मैं पहली बार व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जूम मीटिंग में। तो एक कम्युनिकेशन का नया माध्यम आप लोगों ने मुझे आज जी भैया। बाध्य कर दिया करने के लिए। जी प्रेजेंटेशन भैया। बनाया नहीं तो इसलिए। जी। तो कुछ मैं इस पे लिखता हूँ और फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। जी। तो एक सरल सा एक्सरसाइज जो हर हम लोग वर्कशॉप में और इसमें करते हैं, कि जैसे एक कम्युनिकेशन के अगर हम सरल से एक स्टेप को देखें, तो एक हुआ व्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो स्पीकर, और एक है जिसको हम कहते हैं लिसनर, सुनने वाला और बोलने वाला। ये मैं निविता बहन का आईपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है। और मेरी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस इस माध्यम पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो थोड़ा सा उस जी पर कोई बात आप एम्पथाइज कीजिएगा। जी। तो एक सामान्य रूप में एक स्पीकर एक लिसनर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक पहला स्टेप देखेंगे। तो दोनों के दोनों एक शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक शब्द को बोल रहा है और दूसरा शब्द को सुन रहा है। ये कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो मैंने कहा कि 6 बजे की मीटिंग है, और आपने कहा ठीक है मैं 6 बजे आ जाऊंगा। तो हम कहते हैं कि जो शब्द सुना, वो शब्द जो शब्द बोला गया उसको हमने सुन लिया। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप हुआ। आपने बोला 6 बजे आ जाना है, मैंने कहा मैं 7 बजे आ जाऊंगा, तो पहला हो गया कि वर्ड में ही कम्युनिकेशन नहीं हुई। इसी के पीछे देखेंगे कि पर शब्द ही कम्युनिकेशन है कि उसके पीछे भी कुछ है। तो अक्सर जो एक बहुत सिंपल चीज है कि उसके पीछे हम कुछ ना कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई अर्थ कम्युनिकेट कर रहे हैं। या अगर मैं आप सबसे पूछूंगा तो क्या क्या आप बोलेंगे, तो कहेंगे हम कोई अपने कोई भाव को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई फीलिंग को, या अपने कोई थॉट को फीलिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कुछ हम जानना चाहते हैं, है ना, या कुछ सूचना देना चाहते हैं। ये तमाम अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग एक, जो हमारी जो इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता कहेंगे जीवन विद्या के शब्दों में, ये हमारे अंदर है। और इस चीज को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हम एक शब्द को यूज करते हैं, उसको उपयोग करते हैं और उसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ये है कि सामने वाले तक सिर्फ वो शब्द पहुंचे, कि उसका अर्थ भी पहुंचे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अर्थ जो इंटेंडेड है, जो इंटेंडेड मीनिंग है, या जो अर्थ मैं पहुंचाना चाहता हूँ वही पहुंचाए कि कुछ और पहुंचाए, है ना। तो इसी तरीके से देखते हैं कि एक एक्सरसाइज करते हैं
जैसे मैंने आपको एक शब्द लिखा, पीसफुल पर्सन। जी, ये शब्द पीसफुल पर्सन कहते ही आपके माइंड में क्या विजुअल आता है? हाँ, तो एक एक्सरसाइज करेंगे। आप में से कोई चार चार तीन लोग अभी कह दीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ एक शांति, एक शांत मानव या एक पीसफुल पर्सन, तो क्या विजुअल आता है? कोई तीन लोग बता दीजिए। संदीप भैया अगर आप मैं देख सकते बताऊं हैं कौन भैया? से। हाँ भैया जी, और बाकी लोगों को जी भैया। जी बताइए भैया। भैया वो बुद्ध की मूर्ति जय और महावीर की मूर्ति याद आती है, ठीक है जिसमें भैया। वो शांत आसन में बैठे हैं, और उनके में भी या भीतरी कैनवास में भी शांति है। विचारों का वो हलचल नहीं है ऐसा। भीतर और बाहर से एक शांत, और उसके निर्णय और उसकी आवाज, उसकी मधुरता, सब कुछ ऐसा जो सामने वाले को सुनने में प्रिय लगे। ऐसी एक अपेक्षा इस शांत व्यक्तित्व से बनती है। बहुत बढ़िया भैया। इसे भैया कहते हैं जीवन में चित्रण क्रिया भैया। मैंने एक शब्द बोला, आपने पूरी फिल्म बता दी भैया। मतलब जैसे संदीप ने एक्सप्लेन किया, उसमें भैया ने सिर्फ एक फोटोग्राफ ने डिस्क्राइब किया। भैया ने फोटोग्राफ, आचरण, विचार, हारमोनी, तालमेल, अंदर ये सब कर दिया। तो वे एक शब्द के पीछे बुद्ध स्टैचू सिर्फ नहीं था। आपने भैया एक पूरा एक आचरण ही आपने एक्सप्लेन कर दिया भैया। ऐसे किया ना भैया आपने, जो पूरा आपके मन में है। बढ़िया भैया, ठीक है। कोई और किसी का ऐसा मिलता जुलता होगा, कुछ और किसी का आता है पीसफुल पर्सन का? क्या विजुअल आता है या क्या चित्रण आता है आपके पास, या क्या अर्थ बनता है आपने? कोई और शेयर करना चाहेंगे? बहुत कठिन सवाल नहीं है, आराम से कोई आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सुनील भैया का आया है कि अ पर्सन विद क्लैरिटी एंड लेस टर्बुलेंस गोइंग ऑन इन माइंड। तो भैया मीनिंग रूप में अगर सुनील भैया जो ने कहा, अगर उसको देखें तो व्हाट इज अ पीसफुल पर्सन मीन, तो जिसके अंदर क्लैरिटी है और लेस टर्बुलेंस भी है, ठीक है, इन माइंड। तो अभी भी पीसफुल पर्सन के देखेंगे बहुत चीजें आने शुरू होंगी। एक है पीसफुल, अंदर सबको लगता है ही, बाहर भी है कि नहीं है, ये सब। ठीक है भैया। कोई और कि क्या विजुअल आप में आता है जैसे मैं पीसफुल पर्सन बोलूँ तो? कोई और शेयर करना चाहिए? ये ऐसे थोड़े कुछ लाइट अटायर्स में कोई हो, सिंपल अटायर में। जैसे आपने वर्ड बोला सिंपल, अभी सिंपल क्या होता है अटायर में? मतलब प्लेन कलर, ऐसे कोई वाइट या फे कलर का कोई पहन के बैठा हो इस तरह से पीसफुल। वाइट कपड़े पहने हो, हाँ, चौकड़ी मार के बैठे हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं? नीचे ही ऐसे बैठा हो। हाँ, चौकड़ी मार के, और चेहरे पे एक हल्की मुस्कान है, बहुत जोर से हंस रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हंस रहे? नहीं, माइल्ड स्माइल रहे। हाँ, बहुत माइल्ड स्माइल है। और दाढ़ी मूंछ है? नहीं। नहीं। देखिए अभी सिर्फ इतना ऑलरेडी जीवन में रहता है कि अगर मैं और पूछना शुरू करूं तो नेतल बहन भी पूरी एक मेरे को 5 मिनट की फिल्म बता सकते हैं कि व्यक्ति दिखता कैसा है, बोलता कैसा है। तो ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, और अभी सुनील भाई ने भी सूदिंग कहा कि हर शब्द के साथ एक एसोसिएशन रहता है, और जीवन में चित्रण क्रिया में उसका एक प्रॉपर हमारा एक इमेज रहता है। उसको हम अर्थ लेवल पे भी कह सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी हर शब्द का एक अर्थ है। तो चाहे मैं हैप्पीनेस बोल दूं, या चाहे हम जैसे कई बार हम यूथ कैंप में शुरू करते हैं तो मैं एक अच्छी फिल्म या एक अच्छा खाना क्या है, अच्छा मौसम क्या है लिख देते हैं। तो किसी के लिए अच्छा मौसम गर्मी है, सर्दी है, किसी के लिए अच्छा खाना खट्टा है, मीठा है, तमाम अलग चीजें हैं। किसी के लिए सक्सेस होना रिलेशनशिप में, किसी के लिए सक्सेस होना करियर में है। आमतौर पर आजकल सक्सेस हम करियर के रूप में मानते हैं। तो ये हो जाए कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हर शब्द है, पर अभी ये क्या है कि शब्द एक है पर इसकी मीनिंग अलग अलग है। तो मैं मीनिंग नंबर 1 बोलना चाह रहा था, पर सुनने वाला के पास मीनिंग नंबर 2 भी है, कोई और 3 भी सोच सकता है, कोई और 4 भी सोच सकता है ना? तो मैंने कहा कि हम एक अच्छा स्कूल बनाएंगे। एक अच्छा स्कूल का एक का वो हो सकता है अच्छे स्कूल का कि जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छी हो, है ना। एक का गुड स्कूल का हो सकता है कि जैसे अगर इसी पे ही लिख दें हम लोग एक, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज रहता है कि व्हाट इज अ गुड स्कूल, है ना। तो फटाफट से एक एक्सरसाइज का और करते हैं। आप बताइए कि गुड स्कूल आप किसको कहेंगे? आप जैसे कोई लोग बताइए, एक चीज बताइए, आप किस चीज को गुड स्कूल कहेंगे? एक अच्छा,
जी भैया। भैया जी नमस्ते। बोलिए फिर से, मैं पहले। गुड, अच्छा जी। हाँ जी गीता जी। हाँ जी, गुड स्कूल हम उसे कहेंगे जहाँ पे कि एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, बच्चे को भी टीचर्स को भी। उसको मैं समझती हूँ कि गुड स्कूल होगा सबसे पहले। एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए? एनवायरनमेंट ये होना चाहिए कि एक तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ठीक और है जैसे ठीक है। डर ना हो, और डिसिप्लिन हो। जैसे अभी तो जिससे भी बात करो डर है, आक्रोश है। देखिए आप कह रहे हैं डर भी हो और डिसिप्लिन भी हो, कुछ लोग नहीं, कहते हैं डर दोनों ना साथ। हो, हाँ डर ना हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि डर ना हो हाँ, और डिसिप्लिन हो, कई लोगों को लगता है कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। नहीं साथ साथ हो सकते हैं। वो हाँ तो वो जो अपना है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, ठीक है डिसिप्लिन में रह के और अच्छा ठीक है, वातावरण बढ़िया हो बढ़िया, फ्रीडम सकता है। ऑफ स्पीच हो और डर ना हो हाँ। जी। हम्म। ठीक है। और थैंक यू गीता जी। फिर अभी थैंक सुनील यू। भैया ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे गुड इंफ्रा हो, है ना, बेसिक एम्यूनिटीज हो। ठीक है, और कोई जिन जोड़ना चाहते हैं? वाटर सैनिटेशन की भैया हो। जी नमस्ते। जी भैया नमस्ते राजीव भैया। मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी भैया। स्टूडेंट के और टीचर के बीच जो संबंध है उस संबंध को रखते हुए बच्चे में भय ना हो, हाँ, और साथ के साथ डिसिप्लिन हो, ये बात तो है। प्लस बच्चों का पूरा विकास हो, सभी जगह इन्वॉल्वमेंट हो। बढ़िया भैया। ये अभी जैसे भैया राजीव भैया ने कहा बच्चों का पूरा विकास हो, अभी अगर मैं नेक्स्ट वर्ड लिख दूं कि बच्चे के पूर्ण विकास हम किसको कहते हैं, तो हम देखेंगे भैया उसका भी लगभग जितने यहाँ पे लोग हैं ना उन सबके अर्थ अलग अलग निकलेंगे उसमें सबके। बढ़िया भैया, तो एक बार भी लिख देता हूँ मैं, पूर्ण विकास हो। तो आजकल एक शब्द है होलिस्टिक डेवलपमेंट, और बहुत चर्चा यही चल रही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट अभी किसको कहते हैं। बढ़िया भैया जी, थैंक यू जी। तो अभी यही है, जैसे गुड स्कूल का भी हम देखेंगे कि अभी किसी को गुड स्कूल लगता है कि वो व्यवहार और आचरण लेवल पे है, किसी को गुड स्कूल की परिभाषा लगती है जो एमेनिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे होना चाहिए, किसी को गुड स्कूल लगेगा कि पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो उसको गुड स्कूल कहेंगे, किसी को लगेगा कि जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो ना हो, एक एनवायरमेंट भाव का डर ना हो इसका हो। तो एक बड़ा इंटरेस्ट इशू अभी ये आता है कि दो लोग अगर आप और मैं साथ में स्कूल खोलते हैं और आपके लिए गुड स्कूल अच्छी पढ़ाई है, मेरे लिए गुड स्कूल अच्छा आचरण है, हम दोनों गुड स्कूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर हम दोनों इस बात से अवगत या अवेयर नहीं है कि हम दोनों के गुड स्कूल का मतलब अलग अलग है, तो कम्युनिकेशन पहले लेवल पे ही फॉल्टर हो जाता है। तो इसी को हम अगर यहाँ देखेंगे, तो कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है कि हम ये नहीं चाहते कि सामने वाला अपना मतलब अभी लगाए, हम ये चाहते हैं कि मैं जो मतलब चाह रहा था सामने वाला उसी मतलब को पहचान पाए। ये जब होता है तो कहने की कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप हुआ कि जो मीनिंग मैं कहना चाह रहा था वो सामने वाला उस मीनिंग को पकड़ पाए। जब सामने वाला उस मीनिंग को पकड़ पाता है तब हम देख सकते हैं कि सही में एक डायलॉग हो पाता है। अगर सामने वाला उस मीनिंग को नहीं पकड़ पाता और सिर्फ अपने मीनिंग पे अड़ा हुआ है, इसलिए कम्युनिकेशन एक एनवायरनमेंट में भी होता है, उसमें भी भाव का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि सामने वाला किस तरीके से बोलने वाला अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा है, वो ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है, अपने अर्थ को सही मानता है कि वो थोड़ा ओपन तरीके से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप, चाहे हम वर्ड यूज करें, चाहे हम फिल्म यूज करें, चाहे हम पेंटिंग यूज करें, कि ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमारा जो अर्थ है हमको सामने वाले तक पहुंचाना है। शब्द को उसमें अगर हम थोड़ा लूज भी रखेंगे शुरुआत में पर अर्थ चला जाएगा तो वो हेल्प करेगा, और शब्द को एज ए मीडियम उस वक्त देखें। उसके बाद वो व्यक्ति फिर वो पूछ सकता है कि वो क्लैरिफाई कर सकता है या फिर वो क्वेश्चन कर सकता है, वो कर सकता है। पर ये जरूरी है कि हम जान पाए कि हर एक व्यक्ति अपना उसका अलग अलग अर्थ है। आप देखेंगे अध्ययन में भी जो हम लोग सब जीवन विद्या में लगे हुए हैं, सबसे बड़ा जो हम चीज कर रहे हैं कि अभी हमारे जो शब्द थे, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे जीवन हो, चाहे सुख हो, इन सबको ब्रेक डाउन करके विश्वास, सम्मान, दर्शन में क्या कहा जा रहा है इस बात पे हम कर रहे हैं। पर अभी हम ऐसी एज पे रह रहे हैं जहाँ पे सबका मीनिंग अभी अलग अलग है, इसलिए इसको कहा कि आजकल हम एज ऑफ सब्जेक्टिविटी है, सापेक्षता है, हर का मतलब अलग अलग है। इसी अलग अलग मतलब वाली दुनिया में हम देख सकते हैं कि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस शब्द के पीछे मेरा एक अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, पर बहुत सारे और मेरे हैं, है ना। मैं हूं, आप हो, 50 लोग हैं, परिवार है, सबका अर्थ अलग अलग है। सबका अर्थ अलग अलग होना थोड़े दिन बाद काम नहीं करता, क्योंकि फिर संबंधों में क्लेश आ जाता है, साथ रह नहीं पाएंगे अगर हम सबका मीनिंग अलग अलग है। तो कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा खाना अच्छा है, किसको न्यूट्रिशन कहते हैं, हेल्थ किसको कहते हैं, सब गड़बड़ा जाएगा।
तो एक बार बार एक परस्यूट रहता है कि क्या सही में कोई मतलब है कि नहीं है। तब दर्शन आता है और कहता है कि सबका अर्थ अलग अलग है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिस्टेंस। कुछ नाम है जिसका नाम है वास्तविकता, कुछ एक रियलिटी है जो बदलती नहीं है। और जहां हमको जाना है कि अगर हम रियलिटी को समझ जाते हैं, इफ यू नो दिस, देन हमारी इमेजिनेशन में राइट मीनिंग आता है, सही अर्थ आता है, और फिर हम उसको आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सुनने वाला भी जो करेगा फिर वो, है ना, उसने जो शब्द सुना फिर वो भी वो मीनिंग को फिर वो कैसे ग्रास कर पाएगा, और वो भी रियलिटी तक जो नोइंग मुझे है वो वहां तक पहुंच पाए। ये है जो हम अध्ययन के क्रम को भी कहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे हैं कि सबसे बड़ा क्राइसिस अभी ये वाला है कि सब लोगों के अर्थ अलग अलग हैं, अभी इतने ज्यादा अर्थ अलग अलग हैं, तो हर व्यक्ति को अपने अर्थ को समझाने में बहुत रहता है। और आप देखेंगे वर्ड और मीनिंग को अगर किसी ने लॉक कर दिया है तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये व्यक्ति चीजों को अज्यूम करता है या चीजों को मानता है। तो पब्लिक फोरम में कई बार कोई व्यक्ति जब बहुत ही वर्ड्स यूज करते हैं जैसे डेवलपमेंट या हैप्पीनेस, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग मानना उसके बारे में है। अगर ये अवेयरनेस नहीं दिखती कि मेरा मतलब जो है वो आप सबके मतलब से अलग दिखता है, तो सुनने वालों को लगता है कि ये व्यक्ति में वो अवेयरनेस नहीं है और सुनना थोड़ा रुक जाता है। तो आई थिंक पहले ही अवेयरनेस हो जाए कि लोगों की मीनिंग्स अलग अलग हैं, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको उस पर लोड कितना देना है, और दूसरा है कि मीनिंग पे ज्यादा फोकस करके उस जगह के अनुसार, समय स्थान के अनुसार, एकेडमिक जगत में कुछ अलग चीजें होंगी, यहाँ पे कुछ अलग चीजें होंगी, उसके हिसाब से हम वर्ड्स का चयन करें। और मीनिंग पे अगर हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड्स का जो अनुशासन चाहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड को जो पिन पॉइंट करना है, उसको हम फिर ला सकते हैं। तो पहला मेरा जो ये वाला जो मैं कहना चाह रहा था कि पहला स्टेप ये है कि स्पीकर और लिसनर के बीच में हम इस बात से अवेयर हो जाएं कि हमारा भी एक अर्थ है, सबका एक अर्थ है, और हमको मीनिंग कम्युनिकेट करना है, शब्द उसके माध्यम है। उसको ध्यान देते हुए हम अपने सेंटेंसेस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने प्रेजेंटेशंस को स्ट्रक्चर करना शुरू करें, और इस बात से शुरू करें कि अर्थ का ही डिफरेंस है जिसको हमको सबसे पहले लांघना है। दर्शन में भी सबसे बड़ा इशू है अलग अलग भिन्न अर्थों को समान कर पाना। तो आजकल एक लाइन भी यूज होती है ना, इज द क्राइसिस ऑफ मीनिंग, मतलब का ही आजकल क्राइसिस है, सबके अलग अलग तमाम तमाम ये वाले हैं। तो ये पहला बिंदु था जिसको मैं लाना चाह रहा था जी। तो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर मैं एक नेक्स्ट पार्ट अपना फिर रख देता हूँ जी। कुछ बात स्पष्ट हुई या कुछ? जी भैया, ये बात सही है। अभी हमारी सबसे बड़ी बाधा ही यही है कि जो मैं समझ रहा हूँ जिस शब्द से, वो सामने वाले ने अपना अर्थ बना रखा है या आंशिकता में बना रखा है, और फिर आगे की चर्चा थोड़ी देर के बाद जाके या तो मनमुटाव में, तकरार में, या ना सुनने में प्राथमिक रूप से जो है वो घटित होती है और संवादहीनता की स्थिति तक पहुंच जाती है। ये आए दिन हमेशा देखने को घर परिवार के साथ साथ अपने सहयोगियों के बीच में भी दिखती है। और ये जो आपने अभी बात कही, उससे इस बात पे ध्यान जाता है कि मैं किन शब्दों का चयन कर पाऊंगा यदि अर्थ पर हमारा ध्यान रहता है और सामने वाला उस अर्थ को पकड़े, उसके लिए जो उस वातावरण के अनुकूल, उस भाषाई समझ जो वहाँ है उसकी, उसको देखते हुए यदि बात रखी जाती है, तो वहाँ शब्द पर स्टिक नहीं होना होता है, वहाँ अर्थ को देखना ज्यादा चाहिए। जी भैया, ये बात स्पष्ट हो गई। भैया मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आज जैसे आपने मुझसे पूछा था कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं स्पेशली अपने इस ग्रुप में। तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब मेरा ध्यान गया कि जैसे वर्ड्स लाइक कॉन्शियसनेस है, ऑल्टरनेटिव है, बिहेवियर किसको हम कह रहे हैं, एम्पैथी है, वैल्यूज है। मतलब मेरा भी ध्यान जाने लगा कि ये शब्दों को बहुत जनरली हम यूज करते हैं, एथिकल एक शब्द है, बट इसके मीनिंग को ठीक से समझना है, और जो मैं सोच रही हूँ उसका मीनिंग एटलीस्ट मैं अभी वो पहुंचा पाऊं। मतलब मैं इस शब्द को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर रही हूँ, तो मेरा ये कहना है इससे ये मतलब
अपनी बात को पहुंचाने के लिए और अपनी क्लैरिटी के लिए इनफैक्ट बहुत जरूरी है। मेरा इस चीज पर ध्यान गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ऐसे रहता है, सुनील मैंने मैसेज किया तो एक तो मुझे लगता है कि डेली कम्युनिकेशन में तो होता ही है वर्ड मीनिंग में। और जो मैं इसमें लगा था कि जो मैं कह रहा था कि अगर दोनों लोगों में ये ओपननेस रहती है अर्थों की तो फिर ये संवाद की तरफ जाता है। पर अगर दो लोग इस बात पे ओपन नहीं है या भाव लेवल पे, तो फिर वो जाता है विवाद। तो आई फील दैट डायलॉग का जो कम्युनिकेशन का जो प्रैक्टिस है उसमें लगता है कि प्रेजेंटर का, और दर्शन में बाबा जी कहते ही हैं, पर आई फील प्रेजेंटर का भाव उसमें बहुत वो है। हम अपने प्रेजेंटेशन की स्टाइल्स में भी मुझे लगता है कि जरूरी है ये बात रखना कि हम कन्विंस्ड है अपनी बात से, पर सामने वाले की अर्थ को हमने नकारा नहीं हुआ है। तो वो एक अरे फीलिंग जाती है। और कई बार आप देखेंगे कि जीवन विद्या के कई लोगों के साथ एक आक्षेप है कि हम लोगों ने दूसरे लोगों के अर्थ को नकार दिया है। समाज में जब जाएंगे तो हमको थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा। ओपन मतलब लोगों को सुनने के लिए ओपन, है ना। और ये भी देख पाए कि कुछ जो हम अर्थ कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उनकी कुछ तार शायद कुछ लोग वो हो पाए, उसके कुछ तार लोगों ने पहचान लिए हैं और फिर उसको बिल्ड कर पाए। बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों की शेयरिंग के लिए। तो जैसे एक शब्द है वैल्यूज, तो अभी जैसे मूल्य या वैल्यूज हम यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे बाहर हम इसका यूज करते हैं तो सबसे पहले लोग इसका क्या अर्थ निकालते हैं, वैल्यूज या मूल्य का। भैया जब चीजों को लेकर के बात की जाती है तो उसकी कीमत बताते हैं, और जब इंसान को या उसके गुणों को लेकर के बात करते हैं तो अच्छे गुणों को वैल्यूज के रूप में समझते हैं, साधारण अर्थ जो लिया जाता है। जी भैया, जी भैया। तो भाई एक ना, आप देखेंगे जैसे भी अभी कुछ सुनील भाई कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही फॉलो कर रहे हैं, तो भैया इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे एक चीज जो बहुत आती है, जैसे भी हम वैल्यूज बोलते हैं लोगों को सुनाई देता है मॉरल वैल्यूज। ये भी कई बार हमने हैप्पीनेस करिकुलम उन सब के दौरान भी देखा था भैया, जैसे ही हम लोग कहते हैं वैल्यूज, क्योंकि और बचपन से और मॉरल वैल्यूज बोलते ही लोगों को फिर वो सारे अपने बचपन की अच्छी कहानियां जिनमें अच्छी बातें बोली जाती हैं पर जीता कोई नहीं था, वो याद आ जाती है। और उसके बाद सडनली भी आदमी उस दुख से बर्डन होकर उसका सुनना उस वक्त रुक जाता है। कई बार ये होता है। तो एक मॉरल वैल्यूज है, एक नैतिकता, ये कई बात आती है। अभी भैया मुझे लगता है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तब हम ये भी देखें कि इसको फेंसिंग कहते हैं, एक टेक्निक है, इसको फेंसिंग कहते हैं। फेंस मतलब बाड़े बांध देना। हम कैसे इंश्योर करें कि सुनने वाला जो हम कह रहे हैं उसको अन्यथा ना ले, है ना। तो जैसे वैल्यूज का हमने प्रेजेंटेशन कर दिया, हमने बोला दिस इज वैल्यूज एंड व्हाट इज नॉट वैल्यूज ऑल्सो, उसको भी अगर हमने जोड़ दिया। हाँ, जैसे दिस मॉरल वैल्यूज इज नॉट, हम लोग मॉरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डूज या डोंट्स की बात नहीं कर रहे। तो इसको कहते हैं फेंसिंग। जब हम कुछ चीजों को जहां लोगों का इजीली, जहां लोगों का ध्यान चला जाता है क्योंकि वो लोग अभ्यस्त हैं, हम भी ऐसे अभ्यस्त थे, तो उसको हम पहले ही अरेस्ट करते हैं। तो ये एक और टेक्निक रहती है जिससे हम कम्युनिकेशन में इंश्योर कर सकते हैं कि जो लोगों का जहां सामान्य रूप में ध्यान जा रहा है उसको हम पहले ही वार्ड ऑफ कर दें या प्रीएम्प्ट कर दें या उसको रोक दें। तो मूल्य एक शब्द है, जैसे आरती बहन ने कहा, बहुत चैलेंजिंग है। और मॉरल या नैतिकता में क्या है कि ऐसा करना चाहिए वाली एक भाषा आती है। दर्शन में चाहिए वाली भाषा हमारी कम रहती है, जो हम शिविरों में कहते हैं ऐसा है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक रियलिटी की या व्हाट एग्जिस्ट। और इसलिए हर चीज का एक अस्तित्व में जिसमें प्रयोजन है, पर्पस है, हम ऐसी बात करते हैं इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक अभी यात्रा है हमारी, ये वाली। हम बोल ये रहे हैं, लोग सुन ये रहे हैं, अभी कुछ टाइम तक ऐसा चलेगा भी। तो इसको कैसे ब्रिज करना है, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी भी अवेयरनेस रहे और हम भी लोगों को सुन पाए। और आप सब कर ही रहे होंगे कि और डॉक्यूमेंट्स पढ़े लोगों को और सुने, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में लोग क्या क्या कह रहे हैं इसको और देखें, उनके मीनिंग्स क्या है, कहाँ कहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो इससे हम जो करंट चीजें हैं उन सबको हम थोड़ा अगर ध्यान दे पाते हैं, और ये सब आप कर ही रहे होंगे, तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ लोग जिन चीजों को मान रहे हैं और जहाँ हम कह रहे हैं कि हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसको भी हम थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये हमने दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम में बहुत यूज किया। और दो बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग्स हैप्पीनेस के साथ ही, कि एक था कि हैप्पीनेस बोलते ही लोग सीधा मोमेंट्री हैप्पीनेस पे चले जाते थे, तो उसको कैसे हम लोग वर्ड ऑफ
करें, अब कितना, और दूसरा है कि कैसे हम लोग फिर जब सुख की बात करें कहीं पे भी, तो फिर वो मोरालिटी या नैतिक ना लगे, वो उसका कुछ एग्जिस्टेंस में कुछ है, उसको कैसे हम कर पाए। तो एक और टेक्निक जो कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं कि क्या है वो भी रखें और क्या नहीं है उसको भी साथ में अटैच कर दें, ताकि सामान्य मान्यताएं जो है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी बात एक और हुई, तो आरती बहन कुछ कह रही थी, जैसे कॉन्शियसनेस है, बिहेवियर है, हैप्पीनेस है, ये सब भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कॉन्शियसनेस भी है। इंग्लिश में तो हम कॉन्शियसनेस कह देते हैं, हिंदी में देखेंगे तो चाहे जीवन हो, आत्मा हो, क्या है, उसके बहुत अलग अलग टाइप के रेंजेस हैं। तो एक वर्ड कॉन्शियसनेस ही ले लेते हैं जैसे। तो अभी आरती में जैसा आप कह रहे थे, व्हाट इज द चैलेंज विद द वर्ड कॉन्शियसनेस, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इतने साइकोलॉजी, जैसे अभी साइकोलॉजी समझने के प्रयास में है हम लोग, तो हर स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं उसका मीनिंग कॉन्शियसनेस का बहुत डाइवर्स है। और हम जैसे दर्शन को समझते हुए मतलब संचेतना को, जिसको मतलब सारी हमारे जीवन क्रिया उसको हम कह रहे हैं। तो इसको कैसे कम्युनिकेट करना, मतलब हम लोग बड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब हमारे अभ्यास में शायद है ये शब्द को यूज करने के लिए, तो हम बहुत अज्यूम कर लेते हैं कि साइकोलॉजी में भी शायद यही मीनिंग होगा। तो इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग को समझना, उसको रख पाना, या हम लोग जितने लोग हैं, चाहे हम 40-50 लोग हैं, तो हम लोग सब कॉन्शियसनेस से क्या मीन कर रहे हैं या क्या नहीं मीन कर रहे हैं, ये एक चीज। जी जी। तो दर्शन की भाषा में देखेंगे तो हम कहते हैं एक चीज है जिसको कहते हैं मैटर, या जिसको हम कह रहे हैं जड़। फिर एक साथ चीज है जिसको हम कह रहे हैं जीवन, या अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। और फिर एक है जिसको हम कह रहे हैं जो है स्पेस या व्यापक। अभी आप देखेंगे तो ज्यादातर जो भी साइकोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है, वो कौन से डोमेन्स में है, जैसे इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। तो 1, 2, 3 में कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी कहाँ प्लेस है सबसे ज्यादा? 1 में ज्यादातर 1 में है, और कुछ जगह आजकल यहाँ पे आना शुरू हो गया शुरू है ना, हुए, हाँ। आजकल बहुत सारी। और हो सकता है कि जो लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं वो काफी आगे हैं, और जो पॉपुलर साइकोलॉजी में एजुकेशन में आता है वो तो कुछ साल बाद, जब तक उसका पीर रिव्यू नहीं होता, ये सब नहीं आता। तो हम लोग, और आप देखेंगे जो मनोविज्ञान बात करता है वो प्राइमरली कहाँ की बात करता है? 3 की बात करते हाँ भैया, हाँ। मनोविज्ञान भैया जीवन की बात करता है, जीवन के 122 आचरण की बात करता है। हैं। जी हाँ जी। जी भैया, और उसकी बात इसके बिना पूरी नहीं होती है। और हमको लगता है ये दोनों स्पष्ट हो गया तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा। तो हम भैया ऐसे आ रहे हैं, और साइंस यहाँ खड़ा है भैया अभी। तो ये एक, अभी एक, इसको हम कह सकते हैं कि जो एक शब्द यूज किया जाता है एज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, या जो हमारे रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये आप सब परिचित होंगे ही, पर हम भी बहुत क्लियरली देख पाए कि जब हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, तो हम वो ये 5 परिवेशों वाले जीवन को जो हमारे चित्रण में है, दूसरे के चित्रण में क्या है। तो कई बार आजकल कॉन्शियसनेस देखेंगे तो कॉन्शियसनेस शब्द का सबसे पहला है कि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस को भी लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कि कितना कोई अवेयर है, कितना कोई अवगत है अपने आप से। कॉन्शियसनेस फिर एक कुछ लोग जैसे बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस या धर्मा शब्द को काफी सारा इंटरनेशनली पब्लिसाइज कर दिया है। तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रेफरेंस होगा कि एक माइंड एंड लाइफ कॉन्फ्रेंसेस हैं जो शुरू हुई थी, जिसमें आई थिंक दलाई लामा ने शुरू की थी, जो वेस्टर्न फिलोसफी और तैयारी पेपर फेल देते हैं सुमित भाई। हाँ, वो वेस्टर्न फिलोसफी और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, उन दोनों के मर्जर को देख रही थी कि वेस्टर्न साइंस एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी कहाँ पे आके मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी भी जो जगह रही है जहाँ पे लोगों ने जीवन और व्यापक है ना, और इसको हम आध्यात्मिक जगत कह रहे हैं, जो आत्मा से अधिक है ना, इसको हम चैतन्य जगत कह रहे हैं, और इसको जड़ का जगत कह रहे हैं। अभी सब जड़ के जगत से परिचित हैं,
चैतन्यता का कुछ पार्ट भाव लेवल पे, विचार लेवल पे लोगों को एक्सेप्टेबल है, उसके आगे एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी उसके आगे आध्यात्मिक वाला पार्ट तो अभी तो वो तो आगे की बात है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि जिसमें हमको सोचना चाहिए, मोस्ट फ्रेमवर्क्स एक्सेप्ट मैटर, वो जड़ की वास्तविकता को एक्सेप्ट करते हैं, वो जीवन की या व्यापक की वास्तविकता को अभी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा हम कह सकते हैं। या कुछ जगह पे ओपन भी है जो फ्रेमवर्क्स में आया है, अभी रिसर्च और आगे चल ही रहा होगा। तो अभी जब हम मनोविज्ञान को प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बड़ा भाग ये वाला रहेगा कि जो आपके लिए चैलेंज भी रहेगा, आप सब बात कर ही रहे थे उसमें, कि बिना जीवन की बात किए मनोविज्ञान की बात कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कुछ अप्रोचेस आप सबने लिए ही होंगे कि एक तरीका बात करने का मनोविज्ञान का है, वो आचरण के रूप में है ना, जो और बाबूजी ने मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर भ्रमित मानव के लिए दिया है कि जब कुछ चीज समझ में ना आए तो उसकी क्रिया को देखो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन जो मुझे लगता है बाबूजी ने हमको एक गाइडेंस के रूप में दिया है कि एक्टिविटी देखने से उसका स्थूल पक्ष हमको क्लियर होता है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ एकेडमिक्स में मैटर एस्टैब्लिश्ड है, एक्सेप्टेड है। जीवन और कॉन्शियसनेस अभी वो कई लोग तो बोलने से लोगों को लगे आप किस चीज को मानते हो, भगवान में मानते हो, वहां तक चला जाता है। अध्यात्म में तो जाना ही वो है। और हम जीवन बोलेंगे तो हमको भी उनके साथ क्लब कर देंगे जो ईश्वर को कर्ता पक्ष में मानते हैं, और हम अलग सोच रहे हैं। तो इसको स्पेस आउट करने में धीरे धीरे कुछ धागे आगे जाके खुलेंगे। पर आई फील कि इसमें जो क्रिया वाला पक्ष है उसको आई थिंक उसको हाईलाइट करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक गाइडिंग बाबूजी ने दिया है। एंड आई फील दैट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट ऑफ, बिकॉज हम तात्विकता में सीधा जाएंगे। मुझे पता नहीं वो अटेम्प्ट तात्विकता वाला सीधा है कि जीवन की तात्विकता क्या है, मनोविज्ञान में आचरण की तात्विकता क्या है। आई डोंट नो उस जगह पे अभी तुरंत ही पहुंचना हो पाएगा। आप सब जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने प्लानिंग किया ही होगा। तो मनोविज्ञान का सबसे स्थूल पक्ष उसका बिहेवियर या आचरण वाला पक्ष है, उससे ज्यादा उसके विचार वाला पक्ष है, मानसिकता वाला पक्ष है, और फिर उसके और सूक्ष्म में उसका एक ज्ञान वाला है, तात्विकता वाला पक्ष है। तो आई फील कि जो आपने ये कॉन्शियसनेस बिहेवियर ये सब किए, मुझे लगता है कि उसमें हम लोग मुझे लगता है कि 3 कैटेगरीज बना सकते हैं, है ना। एक है कि जो दर्शन क्या कहता है जिसमें, है ना, और एक है कि बाकी दर्शन या फिलोसफीज उसके बारे में क्या कहती हैं, और एक है कि अभी प्रचलित समाज में क्या उसके बारे में माना जाता है। तो आई थिंक ये हम 3 चीजें देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि और जिससे बात करें उस हिसाब से फिर हम देख भी सकते हैं कि किस वर्ड के यूजेज से हम और क्लियरली, या शब्दों के समूह से, सेंटेंसेस से हम और क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रचलित वाला प्रचलित वाला हमको स्पष्ट हो कि क्या कहा जा रहा है, ये कि क्या प्रचलित मान्यताएं हैं। अगर बाकी दर्शन का संदर्भ है तो वो भी हमको क्लियर हो। इनको एज हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यानी जैसे अभी आपके जो आरती ने शेयर किया था एक कॉन्सेप्ट नोट भी है, उसमें हमने भगवत गीता लिखा है, या फिर हम यूनाइटेड नेशंस को रेफर कर रहे होते हैं, या फिर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रेफर कर रहे होते हैं। समाज में कुछ एस्टैब्लिश चीजें हैं जिसका अर्थ कुछ हद तक लोगों को क्लियर है। तो जब भी हम उनको रेफर कर रहे होते हैं तो मैं जैसे कहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा, और लाइक दैट पर्सन हैज रिसर्च्ड, या हम किसी को रेफर कर रहे होते हैं, सो ये एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज किया जाता है। इससे हम अर्थ के करीबी में और आ पाते हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज है यूज करना, कि बाकी दर्शन या फिलोसफीज क्या कहती है, प्रचलित क्या कहता है, और फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी पहचान करने से आई थिंक हम लोग मीनिंग की तरफ और क्लोजली बढ़ पाएंगे। पर ये शब्द काफी कठिन है। जैसे तो उसमें हम लोग तात्विकता में जैसे एक सेपरेशन करना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक्टिविटी रूप में करना चाहते हैं, वो हम क्लियर कर लें। सीधा कह देना कि कॉन्शियसनेस से डिफरेंट एंटिटी, पता नहीं उसकी जगह कितनी अभी है कितनी नहीं है। तो आई थिंक उसको स्थूल से सूक्ष्म धीरे धीरे जाना वो काफी हेल्पफुल रहेगा। पर ये भी पता होना कि बाकी लोग कॉन्शियसनेस कैसे यूज करते हैं, बुद्धिज्म में अलग है, हिंदुइज्म में अलग है, बाकी दर्शन में अलग है। जैसे एक शब्द है ऑल्टरनेटिव या विकल्प, जिसको हम यूज करते हैं। मेरे को 15 साल हो गए जीवन विद्या में, पर 15 साल के पहले जो मेरी जिंदगी थी वो भी ऑल्टरनेटिव की थी। मैं हमेशा ऑल्टरनेटिव दुनिया का व्यक्ति था, कि पर्यावरण के बारे में सोचता था, मेन स्ट्रीम स्कूल एजुकेशन के बारे में नहीं, मैं उसकी ज्यादा स्वीकृति नहीं थी। कुछ बच्चों को सिर्फ जो प्रचलित चल रहा है उसमें हम नहीं कर पाए। तो जब हम कहते हैं कि हम अभी दर्शन में आके जो मैं ऑल्टरनेटिव यूज करता हूँ, और पहले जो मैं ऑल्टरनेटिव दुनिया में जीता था, ये बिफोर दर्शन और आफ्टर दर्शन है, उसके अर्थ में पूरा जमीन आसमान का फर्क है।
पर वो वाला अंकित और ये वाला अंकित साथ बैठेंगे तो दोनों बोलेंगे हाँ हाँ हम दोनों ऑल्टरनेटिव जगत के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उन भी हम डिफरेंसेस को पहचान पाए। एक आजकल ऑल्टरनेटिव का जो जगत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग संवेदनशीलता का जगत है, जिसमें लोगों की तरफ संवेदनशील हो पाना, एग्जिस्टिंग मान्यताओं को क्वेश्चन करना, जो कहा गया है उसको सीधा ना मान लेना, कुछ हद तक काउंटर कल्चर भी है ना, वो है। और यहाँ जो हम बात करें ऑल्टरनेटिव की, ये संज्ञानशीलता ड्रिवन है। तो इसमें एक चैलेंज आएगा कि जैसे हम विकल्प की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ हम भी यही सोचते हैं, जैसे हम भाव की बात करेंगे लोग बोलेंगे हाँ हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। पर मेरे को ऐसा भी, मेरा एक निवेदन है कि हम शुरू से ही ना सोचें कि जैसे मैंने बोल दिया लोगों को क्लियर हो गया कि हम अलग है वो अलग है। कई बार लोग जो जहाँ हम खड़े वहां उसको नहीं पहचान पाएंगे, शायद धीरे 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 करके वो आगे बढ़ेगा। पर तुरंत ही वो नहीं हो पाएगा। कुछ साल पहले एक जीवन विद्या के एक यंगस्टर थे जो एक कॉन्फ्रेंस जा रहे थे विदेश में, और कह रहे थे कि दर्शन की बात इतनी पावरफुल है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके लोगों को बताऊं, और एक बार लोग सुन लेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ ही अलग बात है। तो मैंने उनको कहा कि देखो मैं आपके बबल को बर्स्ट करना नहीं चाहता, मैं आपको फुस नहीं करना चाहता, पर आप जाके देखिए वहां पे। और जब वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो भी शब्द यूज किए बाकी सब लोगों ने यूज किए कि नहीं किए। उन्होंने कहा जो भी मैंने शब्द यूज किए बाकी सब ने भी वही शब्द यूज किए, पर हम उन अर्थों से खुश हो रहे हैं जो मेरे को लग रहा है कि मैं जिन अर्थों को अपने जीवन में देख रहा हूँ, पर सामने वाला उन अपने अर्थों में कर रहा है और वो भी सोचते हैं हाँ मैं ये जो बोल रहा ना मैं भी वही बोल रहा था। तो इसको कैसे सेपरेट करें, ये एक चैलेंज है, ये एक टास्क है। इसमें धीरे धीरे मुझे लगता है क्रम को पहचानना हेल्पफुल है, कि पहले हम देख पाए कि अभी का क्या कम्युनिकेट हो पाएगा, 6 महीने में क्या हो पाएगा, 1 साल में क्या हो पाएगा, 2 साल में क्या होगा, 10 में क्या होगा, 50 में क्या होगा। जी, ऐसे करके हम एक क्रम को उसमें पहचान सकते हैं। पर एक अवेयरनेस होना कि प्रचलित मान्यताएं क्या है, बाकी दर्शन को एज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यूज करें, ये काफी हेल्प करता है। जैसे आजकल मेंटल हेल्थ बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि अभी मेंटल हेल्थ यूनाइटेड नेशंस या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आ चुका है, तो हमारे लिए भी जगह बन चुकी है मानसिकता पे काम करने की। पर हम मेंटल हेल्थ को लेते हैं एज मानसिकता। कई लोग मेंटल हेल्थ को बहुत अलग लेवल पे भी लेते हैं। साइकोलॉजी और काउंसलिंग में मेंटल हेल्थ का अर्थ थोड़ा सा फिर और भी अलग हो जाता है, जो काउंसलिंग साइकोलॉजी इसमें है। तो इन चीजों से भी हम अवगत रहें तो हमको फिर पता चल पाएगा कि इन चीजों को प्लेस कैसे करें। जी, मैं बस एक दो बिंदु रख देता हूँ। मुझे लगता है भैया कि एक जी क्लैरिफिकेशन था। जी जब आपने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बोला और प्रचलित मान्यता बोली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं ठीक से नहीं समझ पाई। लगभग सेम है, पर प्रचलित मान्यता मतलब जो आजकल पॉपुलर नोशन में है। ओके, जैसे ठीक है। हाँ, जो जो पॉपुलर है, जैसे ना सुख का मतलब पॉपुलर है कि यार की वर्ल्ड ट्रैवल कर लो, या खाना खा लो, या चाट खा लो। पर किसी दर्शन में जाएंगे, किसी फिलोसफी में जाएंगे तो वहां उन्होंने क्लियरली सुख को अभी डिफाइन किया हुआ है। कुछ जगह पे तो सेम भी लगी है, कुछ जगह पे अलग भी है, पर मुझे लगता है कि प्रचलित जो है, जो आजकल पूरा जिसको हम पॉपुलर कल्चर कहेंगे, वो है। जी, ओके। जी, मैं कुछ प्रश्नों का भी समय देना चाहिए, पर एक लास्ट बात जो मैं कह रहा था कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक शब्द है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम जैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं कि जिसको हम बिहेवियर के लेवल पे, मेरा वो व्हाइट बोर्ड का बैटरी खत्म हो गया तो उसको यूज नहीं कर पाऊंगा अभी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए दर्शन में देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल बेंचमार्क वो है कि व्यक्ति के जीने में वो आ चुका है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी बाहर देखेंगे तो कई बार वैचारिक में लोगों की चेंज होना, इसको भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। कि जैसे अगर मेरे थॉट्स बदल गए, क्या जीने में आए नहीं है, वो अगला स्टेप होगा ही, पर हमने बहुत क्लियर लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बनाई हुई है। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके देखना कि दर्शन में क्या लाइंस क्लियर हैं जिसके आधार पे एक चीज को डिफाइन किया जा रहा है, कहाँ पे जाके हम उसका लैंडिंग स्पॉट कर सकते हैं और कहेंगे कि अब व्यक्ति में हम कहेंगे कि ये परिवर्तन या परिमार्जन हुआ है, और कब इसको टेम्पररी मानेंगे। इन चीजों को पहचानना, और फिर मेन स्ट्रीम में भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है इसको भी पहचानना। जैसे हैबिट्स और आचरण है ना, उन सब में भी फर्क है। जो हम डेली लेवल पे कुछ आदतें हैं और आचरण है, इसको भी कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इनमें भी घुस घुस के देखेंगे, इनके मीनिंग को खोलेंगे, तो फिर हम अपने आप को और सटीकता से प्लेस कर पाएंगे। जी, मुझे लगता है समय काफी हो रहा था तो मैं रोकता हूँ। कुछ प्रश्न और होंगे, कुछ होंगे आज। कहने को और बहुत कुछ है, पर अभी 2-3 बिंदु पे मैंने आज बस फोकस किया है। जी भैया जी बताइए, कुछ कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, कुछ और प्रश्न होंगे या कुछ जी भैया, कमेंट्स होंगे तो। हम बार बार यही आ रहा है
ये काफी चैलेंजिंग काम है कि मैं जो अर्थ ले रहा हूँ या बाबा जी जो अर्थ कह रहे हैं वांग्मय में, और उसको भी मैं समझ रहा हूँ आधा अधूरा, और फिर जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो सामने वाला तो और कई अर्थ लेके बैठा है। ऐसे में ये काफी कठिन हो जा रहा है, ये कम्युनिकेशन बैरियर जिसको कहते हैं वो बैरियर क्रिएट हो जा रहा है। इसको बाबा जी कैसे पाटते थे, यदि आप उनके संस्मरणों से कुछ रिलेट करके बता पाए हम लोग को सोल्यूशन की तरफ। जी इस सवाल को उत्तर देने की मेरी कितनी योग्यता है मुझे नहीं पता कि बाबा जी ने इसको कैसे किया। अभी तो कई लोग कहते हैं कि दर्शन कैसे लिखा गया है वो है। पर ये दो तरीके हैं भैया बात करने के। एक है कि हम लोगों की जगहों में घुस के उनसे बात करें, तब हमको उनके अनुसार बात करना होता है, जैसे परिचय शिविर होता है या एकेडमिक जगत है। एक है कि भैया कि हमने अपनी जगह बनाई हुई है और जो वहां आएगा वो उस स्वीकृति से आए कि इसको मुझे पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है। तो मेरा ऐसा जो मुझे सेंस बना है कि बाबा जी ने उसको अपनाया। बाबा अपनी जी ने कहा जगह कि बना समाज से रखी बात करेंगे, अपनी जगह बना रखी है, अध्ययन की पद्धति बना रखी है, ये कर रही है। पर भैया जब लोक व्यापीकरण करते हैं तो भैया इसको समझ के हम बाहर जाते हैं। और जैसे आपने कहा भैया, मुझे लगता है कि बहुत ही आपने सही कहा, और वैसी हमारी स्थिति है कि हम लोग दर्शन को समझते हुए इतनी विभिन्नता जो है, इतनी डाइवर्सिटी अर्थों में, उसमें बीच में जाके हम अभी चीजों को रख रहे हैं। पर मेरे को ये भी लगता है भैया कि इस बात की अभिव्यक्ति की प्रैक्टिस से ही दर्शन की स्पष्टता भी और बढ़ती है, ऐसा मैं मानता हूँ भैया। और बाकी सबने भी देखा होगा, जैसे बहुत सीनियर प्रबोधक हैं वो तो बताएंगे ही। जितना भी मैं अभिव्यक्त हुआ हूँ भैया, मुझे ये भी लगा है कि जैसे मैं और चीजों को समझा हूँ, वहां संदर्भ अनुसार शब्द से मेरा फंसना कम हुआ है। और मुझे लगता है कि मीनिंग पे ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए हैं, लोगों की जगह, उनकी वास्तविकता, उनके जो समय स्थान परिस्थिति को देखते हुए कर पाए हैं। मुझे कुछ जगह में अपने में ये ग्रोथ दिखा है, तो मैं ऐसे मान रहा हूँ कि ये सभी के साथ हो ही रहा होगा या हो गया होगा या होने वाला होगा, कि जिन जिन बातों पे हमारा कमांड बन जाता है, हम समझ जाते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हुए, अभिव्यक्त या संप्रेषित करते हुए हम शब्दों में हम बहुत फंसते नहीं हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जिस चीज की क्लैरिटी हमारे अंदर भाव रूप में आगे होती है, वो आधा कम्युनिकेट तो वैसे ही हो गया है। तो उसके बाद फिर शब्द बहुत इजी मीडियम बन जाते हैं, व्यक्ति को हमारी स्थिति का सेंस हो जाता है। तो मेरे को लगता है भैया कि अध्ययन करना और फिर इसकी प्रैक्टिस करना, ये भैया काफी। और आई थिंक ये दर्शन के बाद ये शब्द अभ्यास तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बाबूजी ने ऐसी तात्विकता से हमको अवेयर करा दिया है कि हम बहुत जल्दी ही वहां पे कर सकते हैं। जी भैया। पर मतलब मैं ऐसे, मैं ये नहीं चाह रहा था कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ऐसा लगे। मैं कह रहा था कि बस जो डाइवर्सिटी है आजकल मीनिंग्स की, उसको हम पहचाने, उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, और उस स्पष्टता के साथ, उस तैयारी के साथ फिर हम अपनी बात को प्रस्तुत करें। जी जी भैया, एक बात आपने बात करते हुए कही, क्रिया पक्ष जो है वो एक बाबा जी ने रास्ता बताया है। क्रियाओं पर ध्यान देने से हम अर्थ तक जो है आसानी से पहुंच, इसको थोड़ा सा और थोड़ा फैला के बता देंगे तो ये टूल हम तक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भैया। तो भैया जैसे जीवन क्रिया समझने जाते हैं तो भैया सबसे पहले बाबा जी ने कहा कि किसी चीज को समझना है तो उसके क्रिया पक्ष को देखो। और भैया अभी मेरा नोटपैड काम नहीं कर रहा है, पर हम देखेंगे कि भैया चीजों का एक शब्द है, जैसे हमने कहा चित्रण क्रिया या विजुअलाइजेशन, उसका एक मतलब है और उसका एक क्रिया भी है, एक एक्टिविटी भी है। तो जैसे भैया अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी ये भैया मेरे सामने एक कप है ना। तो अभी ये कप है और ये कप का सिर्फ मैं सामने वाला पार्ट देख रहा हूँ, आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं। आंख में किसी भी समय पे ये पूरा कप किसी को नहीं दिखाई देगा, मेरे को ऐसे इसको घुमाना पड़ेगा। पर फिर भी जब मैं कप को ऐसे उठाता हूँ, मुझसे गलती नहीं होती है, मेरा अनुमान पूरा क्लियर है कि ये हाथ यहाँ कैसे आ गया। ये इसलिए क्लियर है क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, ये जीवन ने अपने अंदर मैप कर लिया है। इसी को हम कह रहे हैं चित्रण। ये चित्रण के जो 8 प्रकार हैं, जिसमें काल, विस्तार, गुण, ये सब हम देखते हैं इसमें। तो ये चित्रण के 8 प्रकार में एक फैक्ट्री चित्रण की ये है कि चीजों को मैप करके उनके डायमेंशन को मैप कर लेता है और जीवन मैप कर लेता है। और शरीर अभ्यास से फिर मैं कब तुरंत पकड़ूंगा या लैपटॉप पकड़ूंगा या पेन पकड़ूंगा तो तुरंत मुझे उसका डायमेंशन पता चल जाता है। ये उसका क्रिया पक्ष है। ये चित्रण का क्रिया पक्ष है कि जो एक्टिविटी फाइनली हाथ से हो रही है, उसके पीछे एक एक्टिविटी जीवन के अंदर भी हो चुकी है। और जैसे भी मैंने शुरुआत में भी मैंने शुरुआत में लिखा पीसफुल पर्सन, आप सबने भी एक चित्र बताया, एक विजुअलाइजेशन बताया। इसका मतलब कि वो चित्रण क्रिया की वो एक एक्टिविटी है। और ये तो जैसे मन भी है भैया, मन का क्रिया पक्ष को देखेंगे तो मन कॉन्स्टेंटली सुख को ढूंढ रहा है, वो उसका एक्टिविटी है।
हाँ, जिसको बाबाजी ने विषय लिखा उसको, उस क्रिया का। तो मुझे लगता है जो क्रिया पक्ष का ये है, जब हम जीवन क्रिया, जब मैं भी समझाता और अभी भी करता हूँ, बाकी लोग प्रबोधक भी करते हैं, कि वो पहले ये करते हैं कि उसके एक्टिविटी को बताएं। जैसे नाक का काम है सूंघना, सूंघने वाली क्रिया का नाम नाक है ना। तो सुख चाहने वाली क्रिया का नाम मन है। तो क्रिया से फिर हम नाउन या संज्ञा तक आते हैं। और एजुकेशन में भी ये है कि आजकल, पहले एजुकेशन में था कि वर्ड से मीनिंग तक जाएं, आजकल प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये कहता है कि आप पहले मीनिंग मीनिंग बच्चे टू को वर्ड दीजिए, उससे मीनिंग हो रहा है वैसे। और बाबा जी कह रहे हैं मीनिंग से मतलब एक एक्टिविटी हम उसको कर सकते हैं। जी जी भैया, थैंक यू। बाकी सभी लोग हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रश्न उमड़ ही रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी से यदि सवाल पूछ लिए जाएं तो अच्छा है, इस अवसर को न खोया जाए। जी, स्वागत है। अंकित भैया जी। जी नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज सुन के भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि डायलॉग करना है, इसमें संवाद करना है, तो अब अगर एक पक्ष तो संवाद कर रहा है, अब दूसरा पक्ष संवाद करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? वो तो फिर डायलॉग हो ही नहीं पाएगा ना, और एक तो संवाद दीदी तो नहीं। क्वेश्चन आता है कि सामने वाला संवाद के लिए तैयार क्यों नहीं है। उसमें हम्म। दो आंसर निकलते हैं। एक है कि वो हमारा उससे मतभेद है, जैसे मैं बोलता हूँ हम्म। जीवन है, वो बोलता है जीवन नहीं। हम्म। ये एक एग्जाम मतभेद का होगा। दूसरा हम्म। है, वो भी मानता है कि जीवन है, मैं भी मानता हूँ जीवन है, पर क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मानने को तैयार नहीं, मतलब इशू भाव का है। हम्म। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पहचानना। इसलिए मेरे को लगता है कि बिना भाव के कोई कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं है। है। और शिक्षा में भी एनवायरमेंट, हम लोग तो कई साल बात कर चुके हैं दिल्ली में, इसमें जो हमने पूरा हैप्पीनेस करिकुलम से किया है कि एक एनवायरमेंट में एजुकेशन होता है, और जब तक हम्म। भाव का स्पेस बनने के बाद ही कम्युनिकेशन होता है। और दर्शन में भी कहते हैं कोई रेगुलर एक्टिविटी, खाना खिलाना, बात करना, ये करने के साथ भी बिना भाव के कोई भी मानव इंटरेक्शन संभव नहीं है। तो जी मेरे को लगता है कि संवाद में भाव के साथ काम करेंगे तो फिर भाव अगर ठीक है तो विचारों में अगर डिफरेंसेस भी ना तो बहुत मुद्दा नहीं। पर हम्म। अगर भाव फंस चुका है तो फिर अगर आप सही कह रहे हो, मैं फिर भी आपको मानने को तैयार नहीं होगा। तो आई थिंक उसमें एक कम्युनिकेशन विद भाव एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है उसके। क्योंकि अभी तो आसपास घर वाले ही मानने को तैयार नहीं होते दीदी वो कई मानने बार। को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है कि हम सब गलत हैं। हमारे आसपास जो आप कह रहे हैं ना कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और हमारे आसपास जो लोग हैं वो कह रहे हैं यार ये व्यक्ति मानता है कि यही सही है और हम सब गलत। ये व्यक्ति मान के चल रहा है, ये हम सब हमारे बारे में सब ऐसा मान रहे हैं, ये हमको चेक करना होगा। हाँ, तो चेक ये करना, और बड़ा मतलब दम लग रहा है कि कि भाई क्या कह रहे हैं। अब जैसे हस्बैंड ही बोल देते हैं कि अब तुम इस एज में तुम्हें इतनी समझ आई है, बच्चों को अभी कैसे समझ आ जाएगी। और मैं कहती हूँ नहीं, समझना तो है ही। तो वहीं पर वो हो जाता है, कई बातों पर। कई बात कॉमन हम डिस्कस कर लेते हैं, पर कई तो बिल्कुल ही। दीदी इसमें ना बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन एलिमेंट आता है वो धैर्य का ना होना होता है। जैसे किसको? धैर्य का ना होना, पेशेंस का ना हाँ, होना। बस बस जैसे बस। मैंने 15 साल पहले शिविर किया और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सामने वाला व्यक्ति 15 दिन में समझ जाए जो मुझे 15 साल में किया मैंने। हाँ, मुझे ये लगता है तो कि है। ये, तो आई फील ये देख पाना कि सबका अपना एक क्रम है। दूसरा हम्म। मुझे लगता है कि दूसरे मेरी बात से सहमत हो जाए, इससे ना हम अपने आप को प्रमाणित मानते हैं। मुझे लगता है कि इस बात से हमको डिस्कनेक्ट करना होगा। अभी बहुत हम्म। सारा दबाव ये है कि सामने वाला मुझसे सहमत हो जाए, और हम बहुत खुश हैं कि हमने दर्शन पढ़ लिया क्योंकि बाबा जी को अनुभव हुआ है तो मैं सही ही हूँ। अभी ये हाँ, हमारे अंदर नहीं एक बात नहीं, बैठ ऐसा चुकी नहीं है। है। जी वो तो समझना है, बाकी सब चीजों को भी स्वीकारना है। हाँ जी। ऐसा तो तो नहीं है, हाँ जी, पर तो आई फील मतलब। इसमें यही है कि दूसरे मेरी बात को स्वीकार लें। मुझे लगता है कि बाबा जी ने कहा है कि शुरू में शिविरों के बाद एक आवेश रहेगा कि बोल बोल के लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे, बाद में वही लोग सुनेंगे जो हमको जीता हुआ देखेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये वाला बड़ा फैक्टर है कि थोड़ा बोलना जितना करना है करें, और जीने वाला प्रयास करेंगे। ये कई तो सीनियर प्रबोधक बोलते ही हैं कि आगे की पीढ़ी जो काम करेंगी वो बिना जिए इस बात को नहीं कर सकती। अभी एक जनरेशन बोल के इस बात को हम्म, फैला गया, क्योंकि इसका प्रमाण जीने में ही है। और जहां पे लोगों को लग रहा है कि हम बोल अलग रहे जी अलग रहे, वहीं पे ऐसे इशू आ जाता वो तो इंसान बहुत माइन्यूटली देखता है, है। हाँ वो देखता है। बहुत माइन्यूटली देखता है। हम उनको देखते हैं तो वो भी हमको देखते हैं ना बहुत माइन्यूटली, इसलिए
सुमन दीदी ने हैंड रेज किया भैया, सुमन दीदी का प्रश्न लिया जाए। थैंक यू। जी नमस्ते अंकित भैया। नमस्ते जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली। जी जी और आपकी ना, अभी जो संदीप भैया ने एक प्रश्न किया था शब्दों के अर्थों को लेके, उसमें कहा कि हाँ, शब्द हम पकड़ के चलते हैं। दीदी आपकी जैसे मैं आवाज अगर कट रही है, हवा में- बाकियों की भी कट रही है क्या आवाज दीदी की? जी हाँ, कट रही है, उनकी हाँ, आवाज कट एक गई। बार अपने फिर से प्रश्न repeat को दोहरा दें। हाँ अब क्लियर हो रही भैया? हाँ हेलो। जी दीदी, हाँ जी दीदी बोलिए। जी मैम। आ, अब भैया, जैसे कि अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यहाँ हापुड़ की जो ना, शब्द, अगर शब्दों को, एक एक शब्द को पकड़ कर ले के चल रही हूँ तो वो ना अर्थ समझने में पूरे पैराग्राफ की मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर पूरा पैराग्राफ समझ का भाव को पकड़े तो वो समझ में आ जा रहा है। तो आपके अभी बताने से मुझे ये क्लैरिटी बनी कि हम एक एक शब्द को, जैसे भैया ने कहा कि मैं उस शब्द को किस तरह से अभिव्यक्त हो रही हूँ, और बाबा जी ने लिखवाया तो वो शब्द क्या कह रहा है, उनमें जो तारतम्यता है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन जब उस बार बार हम उसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ लग रहा है कि हम अभी पढ़ते फर्स्ट टाइम, खाली पूरे पूरे पैराग्राफ में से मीनिंग क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमारे तक क्या बहुत पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पकड़े। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ जी जी, बस मैं दो अलग संदर्भ रखूंगा। एक है कि अध्ययन में जो वर्ड मीनिंग का कॉम्बिनेशन है, उसमें हमको अपने शब्दों को और टाइट करना है अध्ययन में। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि और अर्थ और अध्ययन के साथ जब हम समाज में जाते हैं, अलग अलग परिवेश, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भों में, तब मुझे लगता है कि तब हम स्टार्टिंग में, मेरा निवेदन है कि हम अर्थ पे फोकस करें, शब्दों को बहुत टाइट नहीं करें। तो ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। अध्ययन में हम लोग शब्द और अर्थ को बहुत टाइट रखते हैं कि साक्षात्कार का मतलब यही है, विश्वास का मतलब यही है, सम्मान का ये है, प्रत्यावर्तन ये है। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर संदीप भाई मैं ठीक समझाऊं, तो अभी ये है कि हम समाज में अपनी बात को कैसे रखें। तो उसमें मुझे लगता है कि जो अध्ययन में हमारा शब्द और अर्थ का बहुत टाइट हम लोग काम करते हैं, उसी शब्दों को हम बाहर रखेंगे तो लोग उस अर्थों को नहीं ग्रास्प कर पाएंगे जो हम कह रहे हैं। आपका प्रश्न अध्ययन के जगत से आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बात है वो समाज में बाहर जाने की बात है। पर जी आपने जो कहा वो भी ठीक है कि हम संवाद मूल तो ये होना पड़ेगा कि मेरे अर्थ क्या है और बाबा जी किस अर्थ से बात कर रहे हैं। तो वहां पे शब्द अर्थ को एक अनुशासन को बना के रखना है। और समाज में जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि संदर्भ अनुसार हम शुरुआत में शब्दों को देख सकते हैं जहां लोग भी उसको समझ पाए, और फिर अर्थ जब धीरे धीरे कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर हम अपने शब्दों को और ठीक कर सकते हैं। संदीप भाई ठीक बोल रहा हूँ भैया? जी हाँ, बिल्कुल भैया। अभी जो हम कम्युनिकेशन को लेके बात शुरुआत की गई है इस सेशन की, वो ये कि समाज में या जो विद्या से परिचित नहीं है या नए परिचित हैं, उससे जो संवाद करते हैं या जो बातें कहते हैं, वो अर्थ तक हम कितना पहुंचा पाते हैं, उस इनएबिलिटी को कैसे हम डेवलप करें, एबल हो जाएं, उस तरफ दिशा चल रही थी। और दीदी ने जो प्रश्न पूछा है वो अध्ययन को लेकर है, पूरी तरह से वाङ्मय के उस तात्विक अर्थ तक पहुंचने की बात है। तो ये आपने क्लियर किया भैया। जी, इतनी बात करी। तो और भी मैं समझता हूँ कि 2-3 मिनट ले लिया जाए, यदि कोई प्रश्न है, होंगे ही, तो मुखर होकर पूछे जाएं, ताकि हम सबको उसका लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है भैया सेशन छोटा पड़ गया है, इसीलिए लोग प्रश्न नहीं पूछना चाह रहे हैं। 2-3 मिनट वाला जो आपने कहा था सीमा में बांध देना, वो मेरे लिए मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं भैया, सोचता है कि सबको वो भी हो। है ना, क्योंकि जी 7 बजे का समय है, उसके बाद के कई कार्यक्रमों में लोग अपने कोई जो बिल्कुल प्लान बिल्कुल कर रखे होते हैं, तो हम लोग रुक सकते हैं, ऐसा आरती जी ने लिखा है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी तगड़ी है कि आप सामने बैठे हैं, और सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि कहीं दूर से नहीं बात कर रहे हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कंटेंट आया है वो हम लोगों को फिर से इंसाइट खोल रहा है कि हम अर्थों को कितना समझ पा रहे हैं। और जो जीने वाला मुद्दा आपने बताया कि जीते हैं तो कम्युनिकेट हो ही जाता है,
वो लास्ट वाक्य लगा भैया। जी भैया धन्यवाद। भैया आप सबका धन्यवाद भैया। आज पता नहीं कितनी बात पहुंच पाई होगी, पर आप सब जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही जरूरी प्रयास है, आवश्यक है। और अभी मुझे लग रहा है यही सब काम करते करते और अर्थ क्लियर होंगे और कम्युनिकेशन की और चीजें निकलेंगी। जी भैया। जी तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। और आज संख्या काफी हर सत्र की बजाय जो है के सापेक्ष ज्यादा है और बनी हुई स्थिर संख्या थी। तो सब लोगों ने इसको अच्छे से समझा है, सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका तो धन्यवाद भाई। जी भैया, आप हम सबको लोग विदा ले धन्यवाद। सकते हैं। जी जी जी। रिकॉर्डिंग क्यों ऑफ थैंक किया यू जा सो सकता है मच दीदी? भैया। दीदी